Welcome back, viewers. Welcome to second session of research and editorial analysis, which is powered by GrowthPoint UPSC. As you know, in this particular session, we are going to talk an article which is published in today's The Hindu, and it is titled Pol Pot. यानी चुनावों का घड़ा, ऐसा कुछ यहाँ शीर्षक दिया हुआ है बेनाम लेखक के द्वारा, क्योंकि यह लेखक पूरा बेनाम है। और ये ऐसा शीर्षक इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें अक्सर सरकारी नीतियों में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हो, किसी भी राज्य हो या आम चुनाव हो, वेदर इट इज़ अ जनरल इलेक्शन और अ स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, तो सरकारी जो काम है उसकी गति बहुत ही बढ़ जाती है, बहुत ही तेज गति से, अच्छी तरीके से जो विकास कार्य है वे भी होने लगते हैं, सरकारी खर्च भी बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगता है। तो कुछ ऐसी चीज़ों को ही यह एक्सप्लोर करता लेख है जिसको हम लोग आगे आज देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही में जो कवर फोटो है जिसमें हमें एक रोड नेटवर्क दृश्यमान है, रोड नेटवर्क का एक ड्रोन शॉट है, विच एक्चुअली मेक्स अस अंडरस्टैंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें तेजी आ रही है, उसके विकास में। और जो इस साल जहां जहां राज्य विधायिका के जो चुनाव है या स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन है, जहां जहां वहाँ हमारे आज के केंद्रीय बजट में, हमारे वर्तमान केंद्रीय बजट में कई सारी घोषणाएं की गई है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज की हमारी चर्चा रहेगी। लेख की शुरुआत या चर्चा की शुरुआत हम लोग इस आर्टिकल की तस्वीर से करेंगे। देखिए, पोल पोट नामक लेख है, द हिंदू में ही प्रदर्शित हुआ था और अननेम्ड है, द हिंदू में ही और अननेम्ड। लेख भी साधारण सा है, मगर इसमें जो सरकारी जो नीतियां हैं उसकी जो दिशा है वो हमें खासी दी गई और हमें इन नीतियों को देख के मालूम होता है कि यस, जो सरकार होती है, जो शासक पक्ष होते हैं, अपने फायदे के लिए ये जो नीतियां होती है, सरकारी नीतियां, वो कुछ इस तरह बनाते हैं। देखते हैं आगे। लेख को हम लोग 3 चरणों में देखेंगे, जिसमें से जो आखिरी 2 चरण है, यानी कि हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल एंड एक्सट्रैक्टेड रिसर्च्ड एलिमेंट्स ऑफ जनरल स्टडीज, हम इस दोनों को साथ में देखने का प्रयास करेंगे, कंबाइंड। लेख की शुरुआत निष्कर्ष से करेंगे, फिर बाद में ये 2 मुद्दों को अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी जो परीक्षा संबंधी जरूरियात हो वो परिपूर्ण हो सके। तो शुरू करेंगे लेख के निष्कर्ष से। देखिए, इस साल जो बजट आया, हमें मालूम है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बजट रजू किया गया हमारे संसद में, संसद की लोकसभा में। इसमें कई सारी ऐसी नीतियां हैं, कई सारी ऐसी घोषणाएं की गई जिनको देख के लगता है कि ये जो शासक पक्ष है या जो अभी शासन करने वाली सरकार है, ये सरकार के द्वारा कुछ फायदा लेने के लिए, फायदा लेने हेतु, ये फायदा क्या है? तो ये फायदा है चुनावी फायदा, कि जहां जहां इस साल जिस जिस राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, किसके? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वहां वहां ऐसी नीतियों को साथ में रख के कुछ फायदा मिल पाए। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात की गई है, वहाँ अदर सोशल सेक्टर्स में भी कुछ जो है विकास के प्रावधान भी रखे गए हैं, कुछ धनराशि का व्यय करने की बात है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आमतौर पे ये जो बजट होते हैं, ये बजट का उपयोग सरकार या शासक पक्ष, सरकार ब्रैकेट में शासक पक्ष, आज बीजेपी है, कल को कोई और रहेगा, मगर कोई भी हो, ये सब यही सिस्टम से चलते हैं कि अपने निजी फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए ये लोग बजट के जो एलोकेशंस है, या आप कह लीजिए बजट की जो धनराशि है उसका व्यय करते हैं, उसको खर्च करते हैं, ताकि आगे के चुनावों में उनको फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। साथ ही में यहाँ इस बजट में भी हमने सरकार की ऐसी नीतियों की झांकी की है जिसको हम लोग आगे लेख की महत्वपूर्ण बातों में देखने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे, देखिए, हमें मालूम है कि 4 राज्यों में इस साल चुनाव होने वाले हैं और ये 4 राज्यों के नाम मैं यहाँ एक के बाद एक लिखूंगा। सबसे प्रथम है आसाम,
उसके बाद रहेगा वेस्ट बंगाल, उसके बाद दो साउदर्न राज्य है यानी कि दक्षिणी राज्य है जिसमें से केरला है, और एक और दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु। ठीक है, तो कुल मिला के इन चारों राज्यों में राज्य विधायिका के चुनाव इस साल होने वाले हैं। और अगर इन राज्यों की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बैठकों के बारे में बात करें, अगर उनकी गिनती देखें तो आसाम में लगभग 126 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 294 है, साथ ही में तमिलनाडु में 234 है और केरला में इट इज 140। ठीक है, तो दिस आर द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन ईच ऑफ द स्टेट। ठीक है, चारों राज्यों में मात्र और मात्र एक ही गृह, तो जिसे हम लोग यूनिकैमरल सिस्टम कह सकते हैं। हमें मालूम है कि हमारे राज्य में कुछ ऐसे, हमारे राष्ट्र में कुछ ऐसे राज्य है कि जहां द्विगृहीय शासन पद्धति है, मगर आज जो चार राज्य है जिसके ऊपर हम लोग हमारी चर्चा करने वाले हैं वे चारों के चारों यूनिकैमरल है। एक भी राज्य में द्विगृहीय शासन पद्धति नहीं है। देयर इज नो लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट इन अ सिंगल स्टेट आउट ऑफ टुडेज फोकस्ड स्टेट्स। ठीक है, अब हमें एक बारी एक देखना है जिसमें सर्वप्रथम हम लोग असम की बात करेंगे, असम से शुरुआत करेंगे। देखिए, असम में फिलहाल भाजपा की सरकार है और भाजपा अपनी सरकार को यहाँ बरकरार रखने के लिए असम के लिए कई सारे प्लान्स लेके आया है, जिसमें सर्वप्रथम है 19,000 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है ऑलरेडी असम में। साथ ही में अगले 3 वर्षों में लगभग 1300 किलोमीटर के नेशनल हाईवे पे 1300 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का विकास होगा और इसके लिए लगभग 34,000 करोड़ रुपए की धनराशि की घोषणा की गई है। करोड़, ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट है जो कि असम को दिया हुआ है ताकि वहां की प्रजा के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक जो है का प्रभाव पड़े और इस प्रभाव का फायदा अगले होने वाले चुनावों में भाजपा को मिले। इसीलिए आज केंद्रीय बजट में से असम को लेके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेके यह स्कीम प्रदर्शित हुई थी। अब अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के लिए एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी घोषणा की गई और ये जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो दरअसल 675 किलोमीटर लंबा होगा। न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की योजना 675 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल की पूरी कायनात बदलने के लिए सक्षम रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो वेस्ट बंगाल है वो एक प्रकार से एक एंटी इंडस्ट्रियल स्टेट है। वो कोई भी प्रकार का जो है विकास नहीं चाहता, औद्योगिक विकास नहीं चाहता। तो ऐसे मामले में ये जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जो वेस्ट बंगाल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और जिसकी अच्छी असर, सकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर वेस्ट बंगाल के नागरिकों के ऊपर पड़ेगी या वेस्ट बंगाल के लोगों के ऊपर पड़ेगी, बंगाली लोगों के ऊपर। नागरिक तो बोलना ठीक नहीं है क्योंकि नागरिक तो सब भारत के ही है, तो वहाँ के लोगों के ऊपर पड़ेगी, जिसका फायदा निसंदेह भाजपा को होने वाला है। क्योंकि हमें मालूम है कि हमने पिछले चुनाव में देखा, पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा कि कैसे भाजपा अपनी जगह वेस्ट बंगाल में धीरे धीरे बना रही है। ठीक है, तो ये भी एक जो है भाजपा के लिए अच्छी बात है, साथ ही में वेस्ट बंगाल के लिए भी बहुत ही सकारात्मक बाबत है। और इस पूरे योजना को फंड जो है वो एलोकेट किया हुआ है वो है
₹25,000 crores has been allocated to build a new economic corridor which will facilitate the developmental work of West Bengal. ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है जिससे आगे चलकर फायदा होने वाला है। साथ ही में हमें देखना है कि केरला के लिए क्या सरकार जो है वो स्कीम लाके आई है। तो नेशनल हाईवे 66 जो एक अहम हाईवे माना जाता है, अहम धोरीमार्ग, अहम के साथ इसे व्यस्त भी माना जाता है कि ये बहुत ही व्यस्त रहता है। ठीक है, तो इसको बनाने की योजना देखिए, यह जो नेशनल हाईवे 66 है वो पनवेल को कनेक्ट करता है कन्याकुमारी से। पनवेल विच मीन्स साउथ मुंबई टू कन्याकुमारी। ठीक है, इट कनेक्ट्स पनवेल टू कन्याकुमारी थ्रू वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट के साथ यह कनेक्ट करता है और इसको बहुत ही अच्छा बनाने की योजना है जो केरला का विकास को बूस्ट कर सकता है। और इसके ऊपर लागत का जो अनुमान है वो है ₹65,000 करोड़। ये इसकी कॉस्ट होगी। और अगर इसकी लंबाई देखें तो लगभग अप्रोक्सीमेट 1600 किलोमीटर से अधिक की इसकी लंबाई रहेगी। ये आंकड़ा अप्रोक्सीमेट है और मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप परफेक्ट फिगर गूगल करिए और देखिए कि कितना लंबा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये पनवेल को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, एकदम हमारे वेस्टर्न जो कोस्ट है उसके साथ पैरेलल है। ठीक है, तो ये बात है। साथ ही में दूसरी केरला की जो है घोषणा की बात करें तो कोची मेट्रो फेज 2 की भी घोषणा हो चुकी है, जिसकी सकारात्मक असर पड़ेगी और जिसका फायदा शासक पक्ष को होने वाला है या भाजपा को होने वाला है। साथ ही में कोची को फिशिंग पोर्ट बनाने की योजना जो भी इसको आर्थिक रूप से फायदा करेगी और वहां के लोगों का जो है एक सामाजिक उत्थान करेगी। तो अपने आप में ये सारी स्कीमें बहुत ही अच्छी है और भाजपा को आगे चल के फायदा ले सकती है। हालांकि इन सारे कामों को खत्म होने में या समाप्त होने में थोड़े साल लगेंगे, मगर जो एक जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो ट्रांसफॉर्मेशन की, वो इस घोषणाओं से आ जाएगी। और हमें प्लस मालूम ही है कि हमारे आज के शासक पक्ष का मार्केटिंग कैसा है। ठीक है, वो छोटी बात को बड़ी से बड़ी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, लोगों के दिमाग में डाल सकता है। तो इतनी योजनाएं तो इन लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है, जैसे हमने वेस्ट बंगाल देखा, जो हमने वेस्ट बंगाल की बात की नए इकोनॉमिक कॉरिडोर की। ठीक है, तो देखिए यह जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको अब जो भाजपा की जो पार्टी है वो इसको एज ए स्टार्ट ऑफ, या आप कह लीजिए एक न्यू की तरह, किसकी न्यू? सोनार बांग्ला की, सोनार बांग्ला यानी कि गोल्डन बंगाल। ठीक है, तो भाजपा के जो लोग हैं वो अब इस पूरे नए इकोनॉमिक कॉरिडोर को ऐसा टैग कर रहे हैं, ऐसा ब्रांड कर रहे हैं कि इट इज अ बिगिनिंग ऑफ सोनार बांग्ला। ठीक है, तो इस तरह कुछ भावनात्मक रूप से भी ये लोग दिमाग में उतर सकते हैं। तो इतनी घोषणा इन लोगों के लिए काफी है। ठीक है, अब बात रही तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के लिए केंद्र सरकार ने कई सारे प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है, ₹1 लाख करोड़ तक। ठीक है, इतने पैसे खर्च करने वाले हैं, ऐसा सरकार के द्वारा दावा हमारे सामने किया जा रहा है। ₹1 लाख करोड़। चेन्नई मेट्रो रेल फेज 2 की बात हुई है और साथ ही में 2 एक्सप्रेसवेज
कनेक्टिंग चेन्नई को भी विकसित किया जाएगा, जो अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ठीक है, और साथ ही में ये जो चेन्नई की जो मेट्रो रेल है, इसका जो फेज 2 है, इसके अगर लंबाई की बात करें तो 118.9 किलोमीटर की यह गति है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी घोषणा है जो कि बजट में केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, और इन सबको देख के 100% लगता है कि ये सरकार की चुनावी रणनीति है। चुनाव में अपने विरोध पक्ष को मात देने के लिए इसी हेतु से यह योजना जो है उनकी घोषणा हुई है। मगर फिर भी हमें तो इसमें से अच्छे गुण ही लेने हैं कि ये योजना है जल्द से जल्द शुरू हो और जल्द से जल्द खत्म हो और प्रजा को अर्पण हो, ताकि इसके जो फायदे हैं वो हमारे और आपके जैसे नागरिकों को मिल पाए। यह तो बात हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की, मगर अगर सोशल स्कीम्स की बात करें, सोशल इंटरवेंशंस की बात करें, तो कई सारी योजनाएं जो है जो कि सोशल सेक्टर को भी प्रभावित करने वाली है, जिसका जिक्र भी यहाँ हुआ है, स्पेशली फॉर असम एंड वेस्ट बंगाल। असम एंड वेस्ट बंगाल, इन दोनों के लिए एक स्पेशल स्कीम की घोषणा हुई है। स्पेशल स्कीम outlay of with an outlay of 1000 crore dedicated to टी वर्कर्स, और स्पेशली यह टी वर्कर्स में भी वुमेन एंड चिल्ड्रंस, ताकि उनकी जो परिस्थिति है वो थोड़ी एलिविएट हो सके, यानी कि एक प्रकार का उत्थान हो सके, उनकी परिस्थिति में सुधार सरकार के द्वारा हो सके। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। और अगर इसमें हम लोग चुनाव की बात करें तो ये जो टी वर्कर की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ये डिजीजिव पॉपुलेशन है, लगभग अगर आसाम की बात करें स्पेसिफिकली, तो आसाम में 20% जो उसकी आबादी है या पॉपुलेशन है, उसमें से 20% ये टी वर्कर्स है, जो एक डिसीजिव है, यानी कि निर्णायक है। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमने जैसे देखा कि बीजेपी जो है वो प्रयत्न कर रही है, निरंतर प्रयत्न कर रही है, जिसमें से अगर बीजेपी के स्टेट की बात की जाए, उसके स्थिति की, तो असम में तो वो पावर में है, वेस्ट बंगाल में थोड़े करीब है, मगर अभी साउथ में वो कोसों दूर है। ठीक है, सत्ता की कुर्सी से कोसों दूर है, मगर ये उन लोगों के लिए अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। साथ ही में वे लोग प्रजा के मानस का एक जो है उसमें एक फेरफार कर सके, उसमें क्रांति ला सके, इसके लिए उन लोगों के द्वारा ये सारे प्रयत्न, ये सारी घोषणाएं, ये सारे खर्च किए जा रहे हैं। तो आज हमने कई सारे मुद्दे देखे, अलग अलग राज्यों को जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहाँ की राज्य विधायकों के उन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमने बजटरी एलोकेशंस देखा, और साफ तौर पे स्पष्ट रूप से हमने देख लिया कि कैसे जो केंद्र सरकार है वो ऐसे राज्यों को ही टारगेट कर रही है, ऐसे राज्यों के लिए ही अच्छी अच्छी घोषणाएं कर रही है जिन राज्यों में अगले साल चुनाव ड्यू है। तो ये भी एक उनकी एक रणनीति है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, अगले विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।